नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आइए बच्चों, आज हम एक यात्रा पर निकलते हैं और कहानी के रूप में पढ़ते हैं रामदरस मिश्र की एक कहानी, एक यात्रा। यह भी कहानी किसे कहेंगे? कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। बंगला में इसे गल्प कहा जाता है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की। मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ और कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियां पाई जाती है। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। देखते हैं लेखक परिचय। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियां, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियां एक, दूसरा है पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह है, खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियां तथा मेरी प्रिय कहानियां। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयता पूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। यात्रा यानी कि अपनी जगह से कहीं दूर घूमने फिरने के लिए जाना, ताकि हम अपनी रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय के लिए आनंद पा सके और अपने परिवार और दोस्तों को समय दे सके। यात्रा से व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होता है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने का अच्छा समय भी मिलता है। यात्रा के कई साधन है जैसे कार, बस, रेलगाड़ी आदि, लेकिन कई लोगों को ज्यादा ट्रेन की यात्रा ही पसंद होती है। भारत में बहुत से पर्यटन स्थल है और बहुत से यात्री वहां आते जाते हैं और वहां की सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन हमारे लेखक जो है वह यात्रा भीरु है। वो खुद कहते हैं कि मैं यात्रा भीरु हूँ। यात्रा भीरु यानी यात्रा से डरने वाला। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, कि न जाने हमें कैसे कैसे लोगों से मिलना होगा, और इसी डर के कारण वो बहुत यात्रा करने के लिए जाते नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर से मिलने के लिए उन्हें ग्वालियर जाना था, इसीलिए वो ग्वालियर जाने की तैयारी करते हैं। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बनी होती है कि ऑटो वाले जो होते हैं वो हमसे अंट शंट किराया मांग लेते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, और नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कोई चोर भी मिल सकता है, कोई ठगने वाला भी मिल सकता है। ऐसी चिंता लेखक को लगी रहती है, इसीलिए वो कभी ज्यादा यात्रा करने के लिए नहीं जाते हैं। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वस्ति यानी आश्वासन। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई, बाबूजी, आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं?
उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। मैंने उसे स्वीकार लिया कि चलो भाई इसी की ऑटो में हम बैठते हैं। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉलबेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। वो ऑटो वाला हमें डॉक्टर के पास ले गया। मैंने उसे पैसा दे दिया, किराया दे दिया और मैंने डॉक्टर के घर की घंटी बजाई। लेकिन अंदर जाते ही हमें पता चला कि डॉक्टर ने तो क्लिनिक यानी उनकी अस्पताल का, दवाखाना का जो स्थल है वह बदल दिया है, उनकी जगह ही बदल दी है। यहाँ पर छात्रों को प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर उसे क्यों नहीं मिले, क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी इसलिए। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक डॉक्टर से मिलने के लिए कहाँ गए, तो ग्वालियर गए। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक एवं प्रमुख नगर है। भौगोलिक दृष्टि से ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। यह शहर और इसका प्रसिद्ध दुर्ग यानी किला उत्तर भारत के प्राचीन शहरों के केंद्र रहे हैं। यह शहर गुजरात, प्रतिहार, राजवंश, तोमर तथा बघेल कछवाहों की राजधानी रहा है। तो ग्वालियर लेखक जाते हैं एक डॉक्टर से मिलने के लिए, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलते क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। शब्द समूह यहाँ पर है यात्रा भीरु, यात्रा से डरने वाला। सहजता का विरोधी है असहजता। पत्नी का समानार्थी है भार्या। नवयुवक समास है कर्मधारय। आवाज का समानार्थी है स्वर। जगह का समानार्थी है स्थल। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। इंतजार यानी प्रतीक्षा। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना? उसने पूछा। बाबूजी, यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया कि ऑटो वाला वहां से गया नहीं, बैठा ही रहा। अब हमें महसूस होने लगा था कि वह हमारे भीतर घर करता गया, यानी वो हमारे साथ आत्मीयता बढ़ा रहा है। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊं? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहां जाना होगा ले चलूंगा। वैसे यहाँ कब तक है? उन्होंने हमसे पूछा कि आप कब तक यहाँ रहने वाले हो? मैं आपको ग्वालियर घुमाना चाहता हूँ, तो आप जब कहोगे तो मैं आ जाऊंगा और आपको ग्वालियर घुमा दूंगा। कल शताब्दी से लौटेंगे। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां तेज चलने वाली सवारी गाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसका परिचालन भारतीय रेल करती है, जो भारत के बड़े महत्वपूर्ण एवं व्यावसायिक शहरों को आपस में जोड़ती है। शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन दिन के समय होता है एवं ये अपने मूल स्थान एवं गंतव्य की यात्रा एक दिन में ही पूरी कर लेती है। तो लेखक ने कहा कि कल हम शताब्दी से लौटने वाले हैं, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। कि आज तो हम सफर करके आए हैं तो थक गए हैं, आज आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। अच्छा, मोहन नाम अच्छा है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा कि वो मुझे बाबूजी कहने लगा और मेरी पत्नी को वो अम्मा कहने लगा। और धीरे धीरे हमारी उनके साथ मित्रता और आत्मीयता बढ़ती गई। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया।
वह बहुत संकोच के साथ आया कि हम होटल के अंदर गए, वो बाहर था, तो हमने उसे निमंत्रण दे दिया कि तुम भी अंदर आओ और हमारे साथ चाय पियो। वो संकोच कर रहा था, शर्मा रहा था, लेकिन हमने उसे अंदर बुलाया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? कि चाय पानी हमारे साथ वो करता था, तब हमने उनके साथ कुछ बातचीत की और बातचीत का विषय था पारिवारिक वार्ता, कि उनके परिवार के बारे में मेरी पत्नी ने उनसे पूछा कि तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की कि मेरा आगरा में घर है, और बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए थे। बड़े भाई ने मेरा लालन पालन किया, मेरी परवरिश की। मेरा भाई वकील है और मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज कर रहा था कि अचानक एक चुप्पी सी छा गई। वो चुप हो गया। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है, कि कोई घटना इनके साथ जरूर घटी है, नहीं तो वो इस प्रकार चुप नहीं हो जाता। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास थी, गिगियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। कि मैं नौकरी की तलाश कर रहा था और एक दिन जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक परिचित जानी पहचानी लड़की मिली जो खराब हालत में थी, बदहवास थी। गिगियाती हुई मुझसे बोली कि मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मैंने उनसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो उसने बताया कि मेरे माँ बाप एक अघेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। अघेड़ यानी आधी उम्र पार कर चुका हुआ व्यक्ति, बड़ी उम्र का। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। कि मैं उस अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति के साथ कभी नहीं जाऊंगी। मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। देखो ये कुआं है और कुएं में गिरने की उन्होंने बात की। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस में पड़ जाना मुहावरा है कि सोच विचार में पड़ गया। क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। कि मैं उसे एक पुलिस स्टेशन ले गया और एक थानेदार था वहां पर। देखो ये थानेदार है। थानेदार से मैंने सारी हकीकत बयान की, यानी उनका वर्णन किया। वे कुछ देर तक सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए किया क्या जाए। कि मेरे पास एक रास्ता था कि मैं एफआईआर लिखकर इनके माँ बाप को हवालात में जेल में बंद कर दूं, लेकिन फिलहाल यानी इस समय तत्काल तो मुझे इस लड़की की चिंता है कि इनके साथ क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? थानेदार ने मुझे देखा और उन्होंने तुरंत मुझे कह दिया कि तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम इसके साथ शादी क्यों नहीं कर सकते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया कि अकस्मात मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव आया शादी का, जिसके लिए मैं तैयार ही नहीं था। तो मेरा मन जो है वह चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। कि मुझसे पूछते हैं, इनकी तो रजामंदी पूछिए, इसे मुझसे शादी करनी है या नहीं। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, लेकिन उन्होंने भी हाँ कह दी। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी फिर कि मेरे पास एक बात है कि जो मैं आपको कहूंगा कि मेरी भाभी जो है वह अपनी बहन के साथ मेरी शादी कराना चाहती है। अगर मैंने इनके साथ शादी कर ली तो वो मुझसे रूठ जाएंगी और वो मुझे शायद अपने घर से भी निकाल दे। तो यह चिंता मुझे खाए जा रही है
बाकी मैं तो इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लड़की भी तैयार है। तो इस प्रकार मोहन अपनी कहानी लेखक को और उनकी पत्नी को होटल में सुना रहा है, और सुनाते सुनाते दोनों के बीच में वार्तालाप में इस प्रकार की बातचीत होती है और दोनों में आत्मीयता बढ़ रही है। बुरा का बुराई भाववाचक संज्ञा है, स्वीकृति यानी स्वीकार करना। फिलहाल का मतलब है तत्काल, चिंता का विरोधी है निश्चित, और अघेड़ शब्द समूह के लिए एक शब्द है आधी उम्र पार कर चुका व्यक्ति। थानेदार कर्तृवाचक संज्ञा है। बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहां कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। यह तीनों वाक्य जो लेखक ने मोहन के मुख से कहलवाए हैं, वह यह साबित करता है कि छोटे लोगों के अंदर स्त्रियों के प्रति कितनी भावना है, कितना सम्मान है। छोटे लोग भले बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, भले बड़े बड़े वक्तव्य नहीं देते, लेकिन उनके अंदर स्त्रियों के प्रति कितना सम्मान है, वह यहाँ लेखक ने बताया है कि मेरी भाभी की बहन को तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है, लेकिन इस संकट की भरी हुई जिंदगी जो जी रही है लड़की, उनके साथ तो कोई और विवाह नहीं करेगा, तो मैं उनके साथ विवाह कर लूंगा और उनका जीवन बचा लूंगा। फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। कि हमारे सामने दो समस्याएं थी कि लड़की को अगर हमने घर भेज दिया तो फिर उनके पिता उसे बेच देंगे, और मैं उसे अपने घर ले गया तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे और मुझ पर लड़की भगाने का आरोप भी होगा। तो मैंने थानेदार के सामने मेरी समस्या को रखा, तो थानेदार ने नारी निकेतन में उसे रखवा दिया और मुझे कुछ दिनों का समय दिया। ये नारी निकेतन है जहां पर ऐसी स्त्रियों को आसरा मिलता है, और ये इस चित्र में स्त्रियों के प्रति सम्मान और स्त्री सम्मान से किस प्रकार जी सकती है वह चित्र है। और यहाँ मोहन उस लड़की से शादी करता है, इस प्रकार की तस्वीर है। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी कि वह थानेदार सब व्यवस्था करके आए, और 15 दिन में उन्होंने मंदिर से मेरी उनसे शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कोई कथा सुन रहा हूँ कि ऐसे थानेदार आज के जमाने में नहीं मिलते। ऐसे तो हमें कथा में, कहानियों में ही मिलते हैं। और छात्रों को यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि मोहन के मुख से थानेदार की बातों को सुनकर लेखक को क्या लगा? तो लेखक को लगा कि वो कोई कथा कहानी सुन रहे हैं। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है कि थानेदार के अंदर किसी की मदद करने की भावना तो थी ही, स्त्रियों के प्रति सम्मान तो था ही, लेकिन साथ साथ वो एक कवि भी था। और कवि सम्मेलनों में जो वो कविताएं पढ़ता है, और इसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई होती है। मानवीय संवेदनाओं को सिर्फ हम महसूस करते हैं, उसे व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, उसे हम देख नहीं सकते कि लोगों के अंदर कितनी भावना भरी है, लोगों के अंदर कितनी संवेदना भरी है, वह हम महसूस कर सकते हैं, उसे देख सकते नहीं है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई ही पड़ जाता है। हाँ, तब कि मसीहा यानी भगवान के समान कोई पैगंबर या खुदा का संदेशवाहक हमें दिखाई ही पड़ता है, जो ऐसी जगहों पर मदद के लिए आ जाते हैं।
तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए, खफा यानी अप्रसन्न, और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से विवाह नहीं किया, और दूसरे जिस लड़की से किया वह किसी और जाति की है, कि वो मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कि दो वजह थी कि लड़की किसी और जाति की थी और जिस लड़की से मैंने विवाह किया वो हमारी जाति की नहीं थी। यहाँ पर लेखक ने हमारी वर्ण व्यवस्था के ऊपर भी ध्यान दिया है कि हमारे यहाँ आज भी एक जाति की लड़की दूसरी जाति के लड़के से ब्याह कर सकती नहीं है, उनका घर में आदर सम्मान नहीं होता। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था कि हम आगरा में अब नहीं रह सकते, वहां पर हम अपना घर चला सकते नहीं। आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है। यह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के 206 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और भारत का 23वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है, जहां अनेक टूरिस्ट यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो आगरा में हम आ गए और पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। यहाँ दोनों वाक्य में मोहन ने अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई है कि हम आगरा में आ गए क्योंकि ग्वालियर में अब हमारा निबाह होना कठिन था। पराये शहर में आ गए, कोई अपनापन नहीं था, लेकिन यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा था कि वहां पर अगर रहते तो हमें अपनों से ही परायापन जैसा महसूस होता। तो उनसे तो अच्छा यह था कि हम दूसरे शहर में ही आकर रहने लगे, जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। कि अपनों के बीच में जब हम पराया बनकर रहते हैं तो दिन रात बिना प्रेम भाव के व्यवहार के वो हमारे तन और मन को चिंतित करता रहता और उद्विग्न करता रहता। तो इससे तो अच्छा था कि हम पराये शहर में आकर ही रह जाए। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। हमने ऑटो एक ले लिया, उनका सहारा ले लिया और उन्हीं के सहारे आज हमारी जिंदगी चल रही है। वास्तव में तुम बड़े हो मोहन, कि हे मोहन तुम वास्तव में बहुत बड़े हो। बड़े बड़े लोग जो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया। यहाँ पर लेखक मोहन की प्रशंसा करते हैं। मोहन से कहते हैं कि तुम बहुत बड़े आदमी हो मोहन। बड़े बड़े लोग नारी हितों में बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में स्त्री की सम्मान की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। बड़े बड़े लेख और कविताएं लिखते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में कभी उतारते नहीं है। कि जो कुछ हम कहते हैं वह नहीं कर सकते, कथनी और करनी में अंतर होता है। लेकिन तुमने तो सहज भाव से एक लड़की की जिंदगी को बचाया है। दुर्दशाग्रस्त यानी खराब हालत में जो लड़की थी उसे एक नया जीवन दिया है और उसे सम्मान पूर्वक जीने का एक तरीका दिया है। यहाँ पर लेखक ने नारी के सम्मान की बात की है कि प्राचीन भारत के इतिहास पर भी अगर हम नजर दौड़ाए तो महिलाओं को आदरपूर्ण स्थान दिया जाता था। मनुस्मृति में भी इनके महत्व के बारे में बताया गया है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वही देवता निवास करते हैं, और जहाँ इनका अनादर होता है वहां सभी काम असफल हो जाते हैं। तो पौराणिक समय से आज तक हमारे समाज में नारियों का सम्मान होता रहता है। शास्त्रों में महिलाओं को पूजनीय माना जाता था। कई ग्रंथों और पुराणों में महिलाओं का सम्मान करने की बात भी कही गई है। मनुस्मृति के अनुसार जिस घर में महिलाओं से बुरी तरह से बात की जाती है या उनका सम्मान नहीं किया जाता, ऐसे घर में भगवान भी नहीं रहते। स्त्रियों का सम्मान न करने वाले मनुष्य को हर समय किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इसलिए मनुष्य को हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और अपने घर की स्त्रियों के साथ हर समय प्रेम और आदर से ही व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी ही नारी के प्रति मोहन ने अपना सम्मान बताकर अपना एक फर्ज पूरा किया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। जब कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे मन को बहुत ही संतोष मिलता है, एक शांति मिलती है और हमारे चेहरे पर प्रसन्नता और खुशी की लहर दौड़ जाती है। आज मोहन के मन में भी ऐसा संतोष था। मैंने तो एक बार उनका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है कि मैंने एक ही बार जीवन में उनका उद्धार किया था, उसे बचाया था, लेकिन वह तो अनेक संकटों से मुझे उबारती रहती है, निकालती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। बहुत ही सुंदर वाक्य यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि छोटा सा व्यक्ति है, एक सामान्य रिक्शा वाला है, लेकिन उनकी कहानी को सुनकर हमें लगा कि वह कितना बड़ा व्यक्ति है। जो काम बड़े बड़े व्यक्ति नहीं कर सकते, वह काम किसने किया था? मोहन ने। और आज हमारी नजर में वो इतना बड़ा हो गया था कि हमें उनके साथ आत्मीयता हो गई थी। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह तुम्हारा पारिश्रमिक है कि तुमने जो परिश्रम किया है उनका फल है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं, कि मुझे आप दोनों में क्या दिखाई देता है? अपने माँ बाप। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ मोल ही नहीं है। कि मुझे जो तुम्हारे पास से सुख मिला है, उनके सामने इन पैसों का कोई सुख नहीं है, कोई मोल नहीं है। यानी यहाँ पर प्यार को महत्व दिया है, पैसों को महत्व नहीं दिया। और यही हमारी भारतीय संस्कृति है कि जो भौतिक सुख सगवड़ को मान नहीं देती, लेकिन वो गुणों को मान देती है, हमारी संस्कृति और सभ्यता को मान देती है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ कि पैसे की मुझे नहीं पड़ी, मैं तो वो कमा लूंगा। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। और इस वाक्य में मोहन की ईमानदारी का परिचय मिलता है कि छोटा सा व्यक्ति है, लेकिन वो मुफ्त में किसी का ज्यादा पैसा लेना नहीं चाहता, जितना होता है उतना ही लेना चाहता है, ताकि उसे इस पाप से छुटकारा भी मिल जाए। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा और उन्होंने 300 रुपये वापस कर दिए। बोला, मुझसे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फोन नंबर तो मेरे फोन पर आ ही गया है, कभी कभी फोन करता रहूं क्या? और धीरे धीरे हमारी आत्मीयता बढ़ रही है। अब वो मुझे याद करने के लिए कभी फोन करने की भी बात कह रहा है। हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है मेरी कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, तब वह आंख में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। देखो, इस प्रकार वो बाबूजी को और उनकी पत्नी को अपलक निहारता रहता है, जैसे वह उनके माता पिता हो और अपनापन अपने साथ लिए वो जा रहा हो, ऐसा लगता है। और यह जो अपनापन का गुण है, आत्मीयता का गुण है, वही हमारे देश की सच्ची निधि है। और इसीलिए हमारे देश में ऐसे गुणों को और ऐसे मानवीय मूल्यों को आज भी हम स्थान देते हैं। आयम मम परो वेति गणना ही लघु चेतसा उदार चरिताना तो वसुदेव कुटुंबकम। यथार्थ ये मेरा ये तेरा, यह भाव तो क्षुद्र वृत्ति के मनुष्यों का लक्षण है। उदार चरित्र व्यक्तियों के लिए तो समस्त विश्व ही अपना कुटुंब है।
और इस प्रकार मन से, वचन से और कर्म से हम किसी को दुख न दे, यही हमारी कामना होनी चाहिए। क्योंकि हमारे से भिन्न तो कोई है ही नहीं, उनका दुख हमारा दुख है। हर एक व्यक्ति यदि ऐसी आत्मीयता और अपनापन का भाव रखे तो विश्व की समस्त अशांति विलोप हो जाए और सुख शांति का सागर उमड़ पड़े। आखिर प्रत्येक मनुष्य जन्मा है तो वह मरता ही है, तो थोड़े से क्षणिक जीवन के लिए अपने ही आत्मस्वरूप प्राणी मात्र को कष्ट क्यों पहुंचाया जाए। सुख शांति से जियो और प्राणी मात्र को सुख पूर्वक जीने दो, यही हमारा सनातन धर्म है। और भारत का तो यह आदर्श ही रहा है कि वसुदेव कुटुंबकम, और वही भावना हमें यहाँ पर मोहन के और लेखक के चरित्र में दिखाई देती है। शब्दार्थ और टिप्पणी। यात्रा भीरु यानी यात्रा से डरने वाला, अंट शंट यानी मर्जी में आए ऐसा, निरंकुश। आश्वस्ति यानी आश्वासन, तसल्ली। वांछित यानी इच्छा अनुसार। इंतजार यानी प्रतीक्षा, बाट यानी राह। अतिरिक्त यानी उपरांत। छेड़ना यानी उकसाना, खुसट यानी अप्रिय, अधेड़ यानी आधेड़ उम्र का प्रौढ़। हवालात यानी जेल। अहम बात यानी मुख्य बात। प्रीतिकर मन भावन, संवेदना पीड़ा, मसीहा देवदूत, उबारना बचारना या बाहर निकालना। मुहावरे। पाला पड़ना, संबंध जोड़ना। चुप्पी सी छा जाना, शांति छा जाना। असमंजस में पड़ना, द्विधा में पड़ना, क्या करूं क्या न करूं यह समझ में न आना। निबा होना, घर खर्च निकालना और उद्विग्न करना यानी पीड़ा देना। अंत में हम जयशंकर प्रसाद की नारी के प्रति जो श्रद्धा की कविता है वह सुनकर इस कहानी को पूर्ण करेंगे। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां सदैव ही स्त्री के महत्व और उनके सम्मानित स्थान को दर्शाती रहेगी। उन्होंने लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। धन्यवाद।